नमस्कार साथियों। निर्माणवाद के संसार में आप सभी का स्वागत है। और आज जो मैं आपके लिए सेशन लेके आया हूँ वो है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और कम्युनिकेशन के लिए। तो कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस पीवाईक्यूज हम देखेंगे। तो जितने साथी जुड़े हुए हैं आप सभी का धन्यवाद। तो एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने प्रस्तुत है वो है, इन द डिजिटल एरा देयर इज अ फियर दैट क्लासरूम कम्युनिकेशन में रिजल्ट इन। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि डिजिटल एरा चल रहा है, हमारा जो अभी हमें रेफरेंस देखने को मिल रहा है वो डिजिटल एरा का देखने को मिल रहा है। शिवानी जी स्वागत है आपका। तो अभी जो डिजिटल एरा देखने को मिल रहा है इसमें क्लासरूम कम्युनिकेशन के साथ हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, इसके ऊपर ये बेस्ड हमें क्वेश्चन दिखता है। क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये हमें दिख रहा है कि हमारा जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है उसमें क्या हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हम उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें तो डिजिटल एरा हमें क्या दे रहा है। डिजिटल एरा हमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स टू एक्सेस नॉलेज दे रहा है। आप गूगल के ऊपर जो हमें एक सर्च इंजन दिखता है उसके ऊपर आप एक वर्ड डालते हो और उसके बाद फिर आपको क्या देखने को मिलता है, उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि इतनी सारी वेबसाइट्स खुल जाती हैं। तो आपके पास वेबसाइट्स हैं, आप YouTube के ऊपर जाते हो तो आपको देखने को मिलता है कि इतनी सारी YouTube वीडियोस खुल जाती हैं। तो इतना सारा हमारे पास नॉलेज है कि हम इसे प्लीथोरा ऑफ नॉलेज कह लेते हैं। बहुत सारा नॉलेज है, इतना नॉलेज कि हम उसको अपने लाइफ टाइम में एक्सेस भी नहीं कर सकते। इतना नॉलेज अब हमारे पास हमें ऑनलाइन अवेलेबल हो गया डिजिटल एरा में। अब यहां पे अच्छा क्या है बुरा क्या है ये हमें नहीं पता चलता। इसमें हमें दिक्कत क्या है, इसमें हमें दिक्कत है कि हम अच्छे कंटेंट को खराब कंटेंट को नहीं देख पाते। दूसरा, कंटेंट हमें मिल जाता है लेकिन उस कंटेंट पर बेस अंडरस्टैंडिंग हमें देखने को नहीं मिलती। कंटेंट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो वो कंटेंट बेस हमें अंडरस्टैंडिंग देखने को नहीं मिलती। तो इसके कारण क्या पैसिव एडेप्टेशन है? नहीं, यहां पर हमारे पास पैसिवनेस नहीं है। कोई नॉलेज हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा, हम सीख कर रहे हैं और ये हम एक्टिवली सीख करते हैं। हम नॉलेज एक्टिवली सीख करते हैं, इसलिए हम यहां पर पैसिव होने की बात नहीं करेंगे। ठीक है, यहां हम एक्टिवली सीख करते हैं। क्विक एडेप्टेशन है। अब यहां पे हमें टाइम बाउंडनेस नहीं दे रखी, तो टाइम कंसर्न यहां पर है नहीं, तो इसलिए हम क्विकनेस के ऊपर यहां क्यों बात करें। ठीक, स्टिमुलेशन है, स्टिमुलेशन तो है ये हमारे पास, ठीक है कि स्टिमुलेशन, लेकिन स्टिमुलेशन किस तरह का है। तो यहां हम मानकर चलते हैं कि ये ओवर स्टिमुलेट हो चुके हैं हम। इतना सारा हमारे पास प्लेटफॉर्म है, इतना सारा प्लीथोरा ऑफ नॉलेज है कि हम यहां पर ओवर स्टिमुलेट हो चुके हैं और इस कारण से हमें क्या देखने को मिलता है, हमें ओवर स्टिमुलेशन देखने को मिलता है। तो आंसर यहां फोर्थ देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Negative criticism as an element of classroom communication will lead to। तो यहां अगर हम देखें तो नेगेटिव क्रिटिसिज्म इन द क्लासरूम, हम क्लासरूम में नेगेटिव क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं। क्लासरूम में हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं नेगेटिवली किसी को।
इससे हमारा इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? तो क्रिटिसिज्म हमें दो तीन चीजें तो साफ दिखती है, सिंपैथी नहीं हो सकती, ना एक्सटर्नल एम्पैथी नहीं हो सकती, ये दो चीजें नहीं हो सकती। तो तीन तरह की हमारे पास हमें एम्पैथी देखने को मिलती है। कन्फ्रंटेशनल एम्पैथी होती है जो कॉग्निटिव एम्पैथी का एक पार्ट है। तो कॉग्निटिव एम्पैथी, फिजिकल एम्पैथी और इमोशनल एम्पैथी, तीन तरह से हम एम्पैथी देखते हैं। तो उसमें कन्फ्रंट करके हम बच्चे को, तो ये एक हमारा नार्सिसिस्ट बच्चे जो होते हैं, हमारे ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, उन सब के लिए हम कन्फ्रंटेशनल एम्पैथी कर सकते हैं। खासकर नार्सिसिस्ट के लिए ये एम्पैथी बहुत अच्छी होती है जब हम कन्फ्रंटेशनल एम्पैथी करेंगे तो। ठीक है, तो यहां पर हम देखें ये दो चीजें हमें देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक, अब अगर हम यहां पर देखें तो क्या बच्चा जस्टिफिकेशन करेगा? तो हाँ, जब हम उसकी नेगेटिवली क्रिटिसिज्म करते हैं तो बच्चा डिफेंसिव मैकेनिज्म में अपने आप को जस्टिफाइड करना शुरू कर देता है, कहां सही है और कहां गलत है। तो जस्टिफिकेशन हमें देखने को मिलता है, हमें यहां पर जस्टिफिकेशन देखने को मिलेगा कि बच्चा जस्टिफाई कर रहा है अपने क्रिटिसिज्म को, कि क्रिटिसिज्म होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर वो काम करना शुरू करता है। तो ये ग्रेजुअली फिर क्या करेगा, ये ग्रेजुअली बच्चे को हमारे प्रति, जो टीचर है, टीचर के प्रति डिफेंसिव बनाता जाएगा। तो डिफेंसिवनेस भी हमें देखने को मिलेगी, इससे ग्रेजुअली डेवलप हो जाएगी। बच्चा या तो हमारे सामने बिहेवियर करने से बचेगा, या फिर जैसे कि अब क्वेश्चंस नहीं पूछते बच्चे, हमने क्या करा, बच्चे ने, किसी ने क्वेश्चन पूछा और टीचर ने उसको डांट कर बिठा दिया। ठीक है, उसको पनिशमेंट, डांटा, स्कोल्ड किया और बिठा दिया। अब स्कोल्डिंग से बच्चे ने क्या करा, बच्चा डिफेंसिव हो गया और अब वो क्वेश्चंस पूछना बंद कर देता है। ठीक है, साथ साथ हमें डिमोटिवेशन भी देखने को मिलेगी कि बच्चा मोटिवेटेड नहीं है, और मोटिवेटेड नहीं है तो बच्चा डिमोटिवेटेड हमें होता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ हमें क्या देखने को मिलेगी, हमें क्या सपोर्टिव लिसनिंग देखने को मिलेगी। जब हम नेगेटिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो हम बच्चे को सपोर्ट तो कर नहीं रहे, तो फिर ये सपोर्टिव लिसनिंग कैसे हुई? तो सपोर्टिव लिसनिंग भी हमें देखने को नहीं मिलेगी जब हम बच्चे को स्कैफोल्ड प्रोवाइड करवाते हैं, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करवाते हैं, तो हमें सपोर्टिव लिसनिंग देखने को मिलती है। तो सपोर्टिव लिसनिंग कब देखने को मिलती है? when teacher or MKO is providing scaffolding। जब स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करवा रहे होते हैं जो हमारे टीचर्स हैं, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? तो हमें देखने को मिलेगा कि यहां पर आपका सपोर्टिव लिसनिंग हो गया। तो यहां हमारा बी, सी और डी ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है, बी, सी और डी ठीक है। दूसरे ऑप्शन में हमें ई और एफ गलत देखने को मिलते हैं, पहले में हमें ए गलत देखने को मिलता है और चौथे में हमें ई गलत देखने को मिलता है। तो आंसर यहां पे हमें पहला देखने को मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। The rhetorical approach in classroom communication considers teachers as dash agents of students। तो यहां पर हम किस तरह के एजेंट बनते हैं, जो कि रिटर्कल टीचिंग स्टाइल हमारे पास ये अप्रोच हमें देखने को मिलता है, या इसे हम ट्रेडिशनल कह लें। रिटोरिकल का मतलब है कि अगर हम रिटोरिकल हैं तो रिटोरिकल का मतलब है कि जो सब लोग बोलते हैं, तो इसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोल सकते हैं। इट इज इक्विवेलेंट टू ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच जिसमें हमारा रोल किसका होता था? जिसमें हमारा रोल होता था एज अ लेक्चरर। ट्रेडिशनल अप्रोच में रोल ऑफ अ टीचर क्या रहता था? रोल ऑफ अ टीचर होता था एज अ लेक्चरर। तो अगर हम लेक्चर रोल में हैं तो हम किस एजेंट के रूप में काम कर रहे होंगे? हम बच्चे को पैसिव इन्फ्लुएंस दे रहे होंगे। तो यहां पर हमें इन्फ्लुएंसर के रूप में लिया जाता है। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना है हमारे पास कि यहां कुछ अप्रोच दे रखा है, जैसे एजेंट ऑफ एकेडमिक्स,
या ऑफिशियल एजेंट। तो ऑफिशियल एजेंट कौन माने जाते थे? ऑफिशियल एजेंट बोर्ड मेंबर्स माने जाते हैं, मैनेजमेंट मेंबर्स माने जाते हैं। नॉन ऑफिशियल जैसी कोई टर्म नहीं होती। एकेडमिक तौर पर कौन माना जाता है? तो एकेडमिक तौर पर हमारे पास जो सपोर्ट स्टाफ होता है, लाइक लैब असिस्टेंट, तो इन्हें एकेडमिक हमारे लिए स्टाफ बोला जाता है। तो एकेडमिक स्टाफ जो होते हैं, जो टीचर के साथ सपोर्ट स्टाफ्स होते हैं, उन्हें हम एकेडमिक स्टाफ बोलते हैं। जैसे कि लैब असिस्टेंट हमारे पास हो गया, या फिर फी कलेक्टर हो गए, ये सब लोग जो होते हैं इसे हम एकेडमिक्स बोलते हैं। तो ये दो तरह से मैनेजमेंट मेंबर्स हो गए ऑफिशियल, एकेडमिक मेंबर्स हो गए सपोर्ट स्टाफ, और इन्फ्लुएंसिंग इन्फ्लुएंसर्स हो गए टीचर्स। ठीक है, वो उस रोल में, इन्फ्लुएंसिंग रोल में हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, टीचर कम्युनिकेशन इज सेंट्रल टू क्लासरूम मैनेजमेंट। तो यहां देखें कि टीचर कम्युनिकेशन, जो टीचर कम्युनिकेट करेगा वो सेंट्रिक है क्लासरूम मैनेजमेंट के। तो ये स्टेटमेंट हमें बिल्कुल सही देखने को मिलता है, ये स्टेटमेंट हमें बिल्कुल सही देखने को मिलता है। द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट हमें बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलता है कि जो हमारा क्लासरूम एक्सपीरियंस है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, वो टीचर कम्युनिकेशन के साथ हमें देखने को मिलेगा। अब यहां पे फिर हम सेकंड स्टेटमेंट देखें तो सेकंड स्टेटमेंट हमें देखने को मिलता है कि जो जितना भी हमारा सेकंड स्टेटमेंट, टीचर कम्युनिकेशन बिहेवियर शुड नॉट बी यूज्ड टू रेगुलेट द क्लासरूम बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। तो शुड नॉट बी यूज्ड, ये गलत है हमारे पास, क्योंकि जब ये सेंट्रल है मैनेजमेंट के तो हमें इसे यूज करना पड़ेगा टू रेगुलेट। क्योंकि अगर मुझे क्लासरूम बिहेवियर को रेगुलेट करना है तो यहां पर टीचर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, यहां टीचर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तभी हमें देखने को मिलेगा कि ये इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल हमें देखने को मिलता है, इंडिविजुअल हमें क्लासरूम में वर्क करता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसलिए अगर हम इस हिसाब से आंसर देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है? तो आंसर हमें देखने को मिलता है कि A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। तो आंसर यहां चौथा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कंसीडर्ड। यहां पे हम ये देख रहे हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारा किस तरह का है। तो अब अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को देखें तो हमें क्या चीज देखने को मिलती है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमेशा हमारे लिए इनफॉर्मल होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कभी भी फॉर्मल नहीं माना जाता, ठीक है, ये हमेशा इनफॉर्मल माना जाता है। अब इसमें दो चीजें हैं, वेदर इट इज कल्चर फ्री, वेदर इट इज कल्चर फ्री, नो। एक तो फॉर्मल नहीं है, क्यों फॉर्मल नहीं है? बिकॉज इट इज नॉट taught in formal education system। इसका कोई करिकुलम नहीं होता, इसको हम फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाते नहीं है, इसीलिए ये नहीं है। कल्चर फ्री होता है, नो। हमेशा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिलोंग्स टू कल्चरल क्यूज।
जो हमारे गेस्चर्स एंड पोस्चर्स होते हैं, दे आर द कल्चरल क्यूज। कल्चरल क्यूज कैसे? गेस्चर्स एंड पोस्चर्स, ये हमेशा कल्चरल क्यूज होते हैं। और क्योंकि ये कल्चरल क्यूज होते हैं, इसीलिए हमारा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो कैसा होगा? वो कल्चरल होगा। फिर क्या ये प्रिसाइज हो सकता है? तो फिर से नो, ये प्रिसाइज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम इसे लर्निंग करते हुए नहीं देखते। हम इसे लर्निंग करते हुए नहीं देखते, और लर्निंग करते हुए नहीं देखते तो फिर क्या देखेंगे? तो इसीलिए ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ होंगे। गेस्चर्स और पोस्चर्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ होते हैं, इसीलिए प्रिसाइज नहीं हो सकते। ठीक है। और कल्चर टू कल्चर हमारे पास अलग है, इसलिए भी प्रिसाइज नहीं हो सकते। तो दो चीजें हमें देखने को मिलेंगी, इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, एंड इसमें हमें कल्चरल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस और कल्चरल डिफरेंसेस दोनों हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे लिए क्या होगा? ये हमारे लिए इनफॉर्मल आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैच सेट ए विथ सेट बी। तो यहां पर हमें दो डिफरेंस दे रखे हैं कॉलम्स, और उसमें हमें मीडिया और ट्रांसमिशन, या इसमें हम कहते हैं कि हमारा जो बेसिस ऑफ व्हीकल होता है, ट्रांसमिशन का मतलब हो गया बेसिस ऑफ व्हीकल, किस व्हीकल के थ्रू मैसेज जाएगा हमारा। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन जाना है तो मीडिया के लिए हमें एक व्हीकल चाहिए होगा। इसको इस तरीके से देखिए कि अगर दिल्ली से पटना सामान जाना है तो उस सामान के लिए हमें क्या चाहिए? व्हीकल चाहिए। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो सकता है रोड, तो रोड के ऊपर व्हीकल क्या हो सकता है? वो कार से जा सकता है, वो ट्रक से जा सकता है, वो टेम्पो से जा सकता है, वो बुलक कार्ट से जा सकता है, किसी से भी जा सकता है। तो ये व्हीकल्स होते हैं। तो ये ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन के व्हीकल्स हैं। अब हम व्हीकल्स को मैच करते हैं। ये जो व्हीकल्स हैं हमें इनको मैच करना है। ठीक है। तो यहां पे मीडिया, यानी अगर मैं मीडिया के हिसाब से इसको बात करूं तो मीडिया का मतलब क्या हो गया? मीडिया का मतलब हो गया एक तरफ हो गया सेंडर और एक तरफ हो गया रिसीवर। तो इसके बीच में जो मीडिया है, मीडिया का व्हीकल पूछा गया है। ये व्हीकल कनेक्ट करना है आपने। अब ये व्हीकल जो कनेक्ट करना है तो हम करते हैं ऑडियो। ऑडियो के लिए जो हमारा एक व्हीकल है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, पॉपुलरली नोन एज एफएम। इसी को हम एफएम कहते हैं। एफएम के थ्रू हम क्या भेजते हैं? हम फ्रीक्वेंसली मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव्स भेजते हैं। ठीक है। इस पे हम बैंडविड्थ पे क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसली मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव्स भेजते हैं। तो ये जो एफएम है वो किसका भेजने का व्हीकल है? वो ऑडियो मीडिया को भेजने का व्हीकल है। वो ऑडियो मीडिया को भेजने का व्हीकल है। अब हम एडवर्टाइजिंग की बात करें, सेकंड देखें तो एडवर्टाइजिंग है। अगर हम एडवर्टाइजिंग को देखते हैं तो एडवर्टाइजिंग बैंडविड्थ से भेजी जाती है? नहीं। एडवर्टाइजिंग लीनियर कम्युनिकेशन है? नहीं। हम एक एडवर्टाइजमेंट को सबको देंगे, तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट क्या है? नॉन पर्सनल है। ये पर्सनल नहीं दी जाती, ये डिस्प्ले की जाती है। क्या की जाता है? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट हमेशा डिस्प्ले किया जाएगा, और जो डिस्प्ले किया जाएगा वो कैसा होगा? वो नॉन पर्सनल होगा। तो डिस्प्ले तो हम कहां करेंगे? एडवर्टाइजमेंट को करेंगे। मान लिया हमने टेलीविजन पे एडवर्टाइज किया तो सब देखेंगे। हमने किसी मॉल में एक एडवर्टाइजमेंट लगा दिया तो सब देखेंगे। तो वो पर्सनल नहीं हो सकता। एडवर्टाइजमेंट हमेशा क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट इसीलिए हमेशा नॉन पर्सनल होता है, ये कभी भी पर्सनल नहीं होगा एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं? तो यहां इन दोनों से ही हमें मोस्ट प्रोबेबली आंसर मिलने जानी चाहिए, क्योंकि जो पेपर फर्स्ट में दो से ही आंसर कई बार मिल जाते हैं। तो देखें तो हमें देखने को मिलता है ए का है फोर्थ, ए का फोर्थ पहले से ही हमें आंसर मिल गया। ए का फोर्थ सिर्फ एक में है ना, थर्ड में
ए के से आंसर मिल गया है। बाकी और भी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, और बी का हमें थर्ड देखने को मिलता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अब सी को के लिए देखें तो हम देखेंगे इंटरनेट, तो इंटरनेट किससे जाता है? इंटरनेट जाता है 2G 3G 4G इन सब से जा रहा है इंटरनेट। तो ये इंटरनेट कहां से जा रहा है? ये इंटरनेट गया बैंडविड्थ से। बैंडविड्थ कौन सी? सेकेंड जनरेशन की, थर्ड जनरेशन की, फोर्थ जनरेशन की, जिसे हम गीगाहर्ट्ज में नापते हैं। इतने गीगाहर्ट्ज से इतने गीगाहर्ट्ज, इतने गीगाहर्ट्ज से इतने गीगाहर्ट्ज। तो हर्ट्ज में जो बैंडविड्थ नापी जाती है उससे हम क्या भेज रहे हैं? उससे हम इंटरनेट को भेज रहे हैं, ठीक है। और लास्टली फिर आया न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर लीनियर कम्युनिकेशन रहेगा। न्यूज़पेपर हमारा कैसा रहेगा? लीनियर कम्युनिकेशन में रहेगा, ठीक है। तो आंसर हमें क्या देखने को मिल गया? थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Mass media do not have predetermined functions for everyone, and people use them the way they like it. This is suggestive of the fact. तो यहां पर जब हमने एडवर्टाइजमेंट को देखा था पिछले क्वेश्चन में, तो एडवर्टाइजमेंट एक मास मीडिया था। या हमने रेडियो को देखा तो वो भी मास मीडिया हुआ, या न्यूज़पेपर देखेंगे तो वो भी मास मीडिया हुआ। और यहां पर बात की गई है कि एवरी पीपल यूज देम एज दे लाइक इट, ठीक है। सब कोई अपने अपने तरीके से उसको देखते हैं, इसीलिए मास मीडिया में कोई प्री डिटरमाइंड फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। इस हिसाब से हम बात करें तो यहां क्या ऑडियंस होमोजीनस है? नहीं, यहां तो बोला गया है द वे दे लाइक इट, यानी ऑडियंसेस कैसे होंगे? ऑडियंसेस हेट्रोजीनियस होंगे, होमोजीनियस नहीं होंगे, सब अपने अपने तरीके से सोचेंगे, तो हेट्रोजीनियस हो गए। फिर कंटेंट लैक्स प्लूरैलिटी, ये भी गलत है। इसका हम इंश्योर नहीं कर सकते क्योंकि यहां तो कंटेंट की बात ही नहीं की गई है। कंटेंट हो सकता है प्लूरल हो सकता है सिंगुलर हो, यहां तो हम श्योर नहीं है ना, क्योंकि हमसे तो सिर्फ मास मीडिया कहा गया है, यानी हमें मीडिया बताया गया है, मैसेज के बारे में, कंटेंट के बारे में बात नहीं की गई है। जो कंटेंट है, कंटेंट तो मैसेज होता है, मैसेज की यहां कोई बात ही नहीं की गई है, और क्योंकि मैसेज की कोई बात नहीं की गई है इसलिए यहां हम ये नहीं बता सकते कि ये मैसेज प्लूरल है या नहीं है, यानी प्लूरैलिटी है कंटेंट में या नहीं है। तो यहां हमें इस चीज का क्वेश्चन मार्क रहेगा कि हम श्योरली बोल ही नहीं सकते, इसमें कंटेंट के ऊपर बात ही नहीं हो रही, इसमें तो मीडिया पे बात हो रही है, ठीक है। वैसे ही सेकंड में भी कंटेंट के ऊपर बात कर दी गई है, इट इज लिटिल सिग्निफिकेंस, ये भी हम नहीं कह सकते कि सिग्निफिकेंट लिटिल है या मोर है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कौन सी बात की बात हो रही है, यहां तो बस मीडिया की बात हो रही है, मैसेज जिस मीडिया से भेजा जा रहा है उस मीडिया के लिए बात हो रही है। तो यहां हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है ऑडियंसेस, या जिसे हम रिसीवर्स कहते हैं। रिसीवर्स आर एक्टिव एंड दे एक्टिवली, व्हाट दे डू, they actively decode messages। जो रिसीवर होंगे वो रिसीव करते ही उसका मीनिंग निकालने लगते हैं, दैट मीन्स दे एक्टिवली मेक मीनिंग ऑफ मैसेज एंड प्रोवाइड फीडबैक, तभी तो हमारा कम्युनिकेशन साइकिल पूरा होगा। जैसे वो फीडबैक देंगे तो हमें कम्युनिकेशन साइकिल पूरा होता हुआ दिखेगा, हमें कम्युनिकेशन साइकिल पूरा होते हुए दिखेगा। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? यहां पर हमें देखने को मिलता है आंसर फर्स्ट रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A communication process can be considered complete when, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही इसको दिया था, ठीक है। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने इसी क्वेश्चन को आंसर किया था।
ठीक है, अगर मैं इसमें देखूं तो हमें कम्युनिकेशन साइकिल देखनी है। तो कम्युनिकेशन साइकिल में हमें क्या देखने को मिलता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, इनके बीच में मीडिया होती है, सेंडर मैसेज मीडिया के थ्रू रिसीवर को सेंड करेगा, इसके लिए ये इसकी कोडिंग करेगा और रिसीवर इसको डिकोड करेगा। जैसे ही अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है तो रिसीवर ने जैसे ही डिकोड किया तो ये क्या करेगा, ये फिर फीडबैक देगा इसका, और फीडबैक के लिए ये कोडिंग करेगा और सेंडर फिर इस आंसर को रिसीव करके डिकोड करेगा। तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इस साइकिल में हमें पूरा होता हुआ दिखता है। हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इस साइकिल में पूरा होता हुआ दिखता है। यानी जैसे ही रिसीवर मैसेज को अंडरस्टैंड करके फीडबैक दे देता है तब जाकर कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा, तब जाकर कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा। तो यहां पर हमें आंसर क्या देखने को मिलेगा, यहां पर हमें आंसर देखने को मिलेगा फोर्थ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A customer writes to a bank, kindly send me a statement of my transactions in my savings bank account A during the last 3 months. In terms of communication it will be called. तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। अभी हमने कम्युनिकेशन साइकिल देखी थी, तो कम्युनिकेशन साइकिल में जो ये टेक्स्ट है रिटन है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मैसेज। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मैसेज। रिसीवर इनपुट करेगा, सेंडर आउटपुट लेगा और बीच में हमें क्या मिलेगा, बीच में हमें मिलेगा मैसेज। ठीक है, और वापस जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फीडबैक। अब ये ध्यान देना है कि हम कस्टमर बैंक को लिख रहा है, यानी फर्स्ट कम्युनिकेशन है, बैंक कस्टमर को नहीं लिख रही, कस्टमर बैंक को लिख रहा है। और इसके बाद अगर बैंक वापस कस्टमर को लिखता तो वो फीडबैक होता। यानी इफ फीडबैक कब होता, इफ बैंक रिस्पॉन्ड बैक टू द कस्टमर, तब हम कहते हैं कि ये क्या हो गया, ये फीडबैक हो गया। ठीक है, अब इनपुट और आउटपुट वो हमें देखना होगा कि इनपुट का मतलब क्या है। इनपुट का मतलब है कि यहां इनपुट है टेक्स्ट। अब रिस्पांस में अगर ये चेकबुक भेज देंगे, ये स्टेटमेंट भेज देंगे, तो रिस्पांस में स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी फीडबैक आउटपुट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनपुट और आउटपुट को डिसाइड करते हैं। यहां आंसर मैसेज है। ये फिर से कम्युनिकेशन साइकिल का क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन भी हमने कम्युनिकेशन, 2-3 क्वेश्चन देख लिए अभी कम्युनिकेशन साइकिल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन का हमारे पास क्वेश्चन आया। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन यूजुअल सीक्वेंसेस, तो यहां पर सीक्वेंस पूछा गया है, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन है वो कैसे हमारे पास डेवलप हुआ। ठीक है, तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला कुछ चीज कौन सा आया सोसाइटी में, तो सबसे पहली चीज हमें जो सोसाइटी में देखने को मिलती है जब हम डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं, तो वहां देखने को मिलता है दे स्टार्ट यूजिंग कम्युनिकेशन थ्रू द वर्बल क्यूज। सबसे पहले हमारे पास नॉन वर्बल क्यूज आते हैं।
यानी हमें देखने को मिलता है सिग्नल्स, साउंड क्यूज, या फिर हैंड गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, एक्सेट्रा। तो ये जो देखने को मिलते हैं ये नॉन वर्बल क्यूज थे। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा सबसे इनिशियल जो हम एनिमल कहते हैं ना, ये हमारा एनिमलिस्टिक कम्युनिकेशन था, जो कि हम आज भी किस में देखते हैं, हम एप्स में देखते हैं। आज भी जो हम एप्स में देख रहे हैं, बनमानुसों में देख रहे हैं, वो एनिमलिस्टिक कम्युनिकेशन देख रहे हैं। और क्योंकि ग्रेट एप्स से हम इवॉल्व हुए तो हम मान सकते हैं वो हमारा एनिमलिस्टिक कम्युनिकेशन था। इस एनिमलिस्टिक कम्युनिकेशन पर हमने क्या करा, हमने लैंग्वेज डेवलप करी, लैंग्वेज बेस्ड कम्युनिकेशन। और ये रीजन्स में, कम्युनिटी में डेवलप हुई। ये कहां डेवलप हुई, ये जो था हमारा, ये हमारा एक एनिमल ग्रुप था, नोमैडिक ग्रुप था। नोमैडिक ग्रुप से हम आगे आगे तो क्या बन गए, नोमैडिक ग्रुप से जब हम लैंग्वेज बेस्ड कम्युनिकेशन करने लगे तो हमने कहा हम कम्युनिटी बन गए, हम कम्युनिटी बन गए। अब इस कम्युनिटी में हमने क्या शुरू किया, इस कम्युनिटी में हमने स्ट्रक्चरिंग शुरू करी। और जब स्ट्रक्चरिंग शुरू करी तो हम सोसाइटी बन गए, यानी हम सोशल स्ट्रक्चर्स बनाने लगे आपस में कम्युनिकेशन करके। ये सोशल स्ट्रक्चर्स जब प्रोडक्शन ऑफ लिटरेचर करने लगे और वैल्यूएशन करने लगे, दो चीजें आ गई, वैल्यू आ जाता है, लिटरेचर आ जाता है। वैल्यू एंड लिटरेचर, तो क्या बन गए हम, तो फिर हम सिविल सोसाइटी बन गए। हम सोसाइटी से सिविल सोसाइटी की तरफ आ गए। तो यहां जो हमें क्या देखने को मिलता है, दो जगह हमें देखने को मिला था कम्युनिकेशन, इसके बाद लेकिन यहां सोसाइटी आ गया तो गलत हो गया। इसके बाद हमें आना था लैंग्वेज, फिर सोसाइटी और फिर सिविलाइजेशन। तो इसीलिए यहां हमें थर्ड आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। 10 के 10 जो हमने क्वेश्चंस देखे थे उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे, एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिटेलिंग करी गई थी। तो जितने साथी इस वीडियो को देख रहे थे, अगर आपके पास कोई क्वेरी है, जो साथी देख रहे हैं तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। रेगुलरली ये सेशंस चलते रहेंगे, तो जितने साथी हैं वो जुड़िएगा। नहीं शिवानी जी, अभी ऐप पे आजकल में लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, ठीक है साथियों, तो फिर अगली कक्षा में मुलाकात होती है, फिर मिलेंगे साथियों, नमस्कार।